नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है। आज हम जो जन्म कुंडली का 9वां भाग है, नवम भाव, उस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो आप ये वीडियो अंत तक देखिए। ये जो भाव है ये भाग्य का और धर्म का भाव है। तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार जन्म कुंडली में नवम भाव व्यक्ति के भाग्य को दर्शाता है और इसलिए इसे भाग्य का भाव कहा जाता है। जिस व्यक्ति का नवम भाव अच्छा होता है वो व्यक्ति बहुत ही भाग्यवान होता है। इसके साथ ही नवम भाव से व्यक्ति के धार्मिक दृष्टिकोण का पता चलता है, अतः इसे धर्म का भाव भी कहते हैं। इस भाव से व्यक्ति के आध्यात्मिक जीवन का विचार किया जाता है। ये भाव जातकों के लिए बहुत ही शुभ होता है। तो अब हम देखेंगे नवम भाव के कारकत्व कौन कौन से हैं। तो कुंडली में नवम भाव, इनके कारकत्व देवीय पूजा, भाग्य, कानूनी मामले, नाटकीय कार्य, गुण, दया, करुणा, तीर्थ, दवा, विज्ञान, मानसिक शुद्धता, शिक्षा मतलब शिक्षा का ग्रहण, समृद्धि, योजना, नैतिक कहानी, घोड़े, हाथी, सभागार, धर्म, गुरु, पौत्र, आध्यात्मिक ज्ञान, कल्पना, अंतर्ज्ञान, धार्मिक भक्ति, सहानुभूति, दर्शन, विज्ञान और साहित्य, स्थायी प्रसिद्धि, नेतृत्व, दान, आत्मा, भूत, लंबी यात्राएं, विदेशी यात्राएं और आपके पिता के साथ संचार, ये सब कुछ नवम भाव के कारकत्व है। आपको जो कुछ भी देखना है इनके बारे में तो आप ये नवम भाव से देख सकते हैं। तो अब हम देखेंगे नवम भाव से धार्मिक जीवन का क्या संबंध है। तो जब लग्न या लग्नेश के साथ नवम भाव अथवा नवमेश का निकट संबंध हो तो मनुष्य के भाग्य और धर्म दोनों का उत्थान होता है। यदि चंद्र और सूर्य से नवम भाव के स्वामी का संबंध चंद्र व सूर्य अधिष्ठित राशियों के स्वामी से हो जाए तो मनुष्य का जीवन पूर्णतः धर्ममय हो जाता है, चाहे वो गृहस्थी हो या सन्यासी। ऐसा व्यक्ति ज्ञानियों में श्रेष्ठ जीवन वाला और मुक्ति प्राप्त करने वाला बहुत बड़ा महात्मा होता है। आगे हम देखेंगे राज्य कृपा। इसका मतलब है कि नवम भाव को राज्य कृपा का भाव भी कहते हैं। इसका क्या संबंध है मैं यही बता रहा हूं, तो थोड़ा ध्यान से सुनिए। यदि इस भाव का स्वामी राजकीय ग्रह यानी सूर्य, चंद्र अथवा गुरु हो और बलवान भी हो तो मनुष्य को राज्य सरकार की ओर से विशेष कृपा प्राप्त होती है, अर्थात वो व्यक्ति राज्य अधिकारी यानी राज्य का उच्च अधिकारी, उच्च पद पर आसीन सम्मानीय व्यक्ति होता है। ठीक है, तो आगे देखेंगे प्रभु कृपा। इसका क्या संबंध है नवम भाव से। तो प्रभु कृपा का स्थान भी नवम भाव ही है, क्योंकि ये धर्म स्थान है और प्रभु कृपा के पात्र पुण्य कमाने वाले धार्मिक व्यक्ति ही हुआ करते हैं। इस भाव का स्वामी बलवान हो तथा शुभ ग्रहों से युक्त अथवा दृष्ट होकर जिस भाव के साथ स्थित हो जाता है, मनुष्य को अचानक प्रभु कृपा व दैव योग उसी द्वारा निर्दिष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। जैसे नवमेश बलवान होकर दशम में हो तो राज्य प्राप्ति, चतुर्थ में हो, नवमेश चतुर्थ में हो तो वाहन व घर की प्राप्ति, द्वितीय भाव में हो तो अचानक धन की प्राप्ति होती है। तो आगे देखेंगे राजयोग के बारे में। तो राजयोग, इसका संबंध मैं बता रहा हूँ। नवम भाव को कुंडली में सबसे शुभ भावों में से एक माना गया है। इस भाव के स्वामी का संबंध यदि दशम भाव व दशमेश के साथ हो तो मनुष्य अति भाग्यशाली, धनी, मानी तथा राजयोग भोगने वाला होता है। इसका कारण यह है कि दशम भाव
केंद्र भाव में से सबसे प्रमुख तथा शक्तिशाली केंद्र है। ये एक विष्णु स्थान है। इसी प्रकार नवम भाव त्रिकोण भावों में से सबसे प्रमुख शक्तिशाली त्रिकोण है तथा ये लक्ष्मी स्थान है, क्योंकि भगवान विष्णु को देवी लक्ष्मी अत्यंत प्रिय है। इसलिए नवम भाव व नवमेश का संबंध दशम भाव तथा दशमें से होना सर्वाधिक शुभ माना जाता है। इस प्रकार नवम व दशम भाव का परस्पर संबंध धर्म कर्माधिपति योग राजयोग मतलब धर्म कर्माधिपति राजयोग को जन्म देता है। अब हम देखेंगे कि कई लोग कड़ी मेहनत करते हैं, दिन भर दौड़ धूप करते हैं, कठिन परिश्रम भी करते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में तरक्की दूर दूर तक नहीं दिखाई देती। कुंडली में 90 भाव से जान सकते हैं कि किस उम्र में चमक सकती है आपकी किस्मत और उसके लिए आपको क्या उपाय करने होंगे। तो आइए देखते हैं कि किस आयु में होता है भाग्योदय। ज्योतिष में जन्म कुंडली का नवम भाग, ये जो नवम भाव है ये भाग्य भाव कहलाता है। किसी व्यक्ति का भाग्य कैसे होगा ये उसकी कुंडली में नवम भाव से देखकर पता लगाया जा सकता है। इस भाव में जो राशि होती है उसके अनुसार तय किया जाता है कि व्यक्ति का भाग्योदय उसकी आयु के किस वर्ष में होगा। यदि नवम भाव से मतलब नवम भाव में सूर्य की राशि सिंह है तो भाग्योदय 22वें वर्ष में होगा। यदि चंद्र की राशि कर्क है तो भाग्योदय 24वें वर्ष में होगा, 24 साल में होगा। मंगल की राशि मेष वृश्चिक है तो 28वें वर्ष में भाग्योदय होगा। बुध की राशि मिथुन कन्या है तो 32वें वर्ष में भाग्योदय होगा। गुरु की राशि धनु मीन है तो 16वें वर्ष में भाग्योदय होगा। शुक्र की राशि वृषभ तुला है तो 25वें वर्ष में या विवाह के बाद भाग्योदय होगा। शनि की राशि मकर कुंभ है तो 36वें वर्ष में भाग्योदय होगा। यदि 90वें भाव पर राहु केतु का प्रभाव हो तो राहु होगा तो 42वें वर्ष में और केतु होगा तो 44वें वर्ष में व्यक्ति का भाग्योदय होगा। अब हम देखेंगे कि ये भाग्य में जो बाधाएं आती है, समस्याएं निर्माण होती है, तो उसको कैसे कम किया जाए मतलब दूर किया जाए। तो सबसे पहले देखें कि आपकी कुंडली में नवम भाव में कौन सा ग्रह है। उस ग्रह की मजबूती और प्रसन्नता के उपाय करने से भाग्योदय की बाधा दूर हो जाती है। नवम भाव में बैठे ग्रह यदि शुभ है, जैसे सूर्य चंद्र बुध गुरु शुक्र हो तो ये शुभ है। अशुभ ग्रहों मंगल शुक्र शनि राहु केतु हो तो इनके उपाय बिल्कुल ना करें। रुद्राक्ष की माला से प्रतिदिन ठीक सूर्योदय के समय पूर्व की ओर मुंह करके सूर्य की उपस्थिति में गायत्री मंत्र का जाप करने से भी भाग्य प्रबल होता है। रोज सुबह उठकर माता पिता घर में बुजुर्ग गुरु के चरण स्पर्श करने से भाग्योदय शीघ्र ही होता है। वृद्धाश्रम दिव्यांग होम अनाथालय इनमें समय समय पर खाने की वस्तुएं कपड़े दान करते रहिए। कोशिश करें कि सूर्यास्त के बाद ना तो किसी से उधार ले और ना किसी को उधार दे। ठीक है। अब हम आगे देखेंगे कि कुंडली के नवम भाव से पितृदोष का क्या संबंध है। कुंडली के नवम भाव से पितृदोष का क्या संबंध है। तो ये नवम भाव जो है ये पिता के सुख आयु व समृद्धि का कारक है। वही ये जातक के स्वयं के भाग्य तरक्की धर्म संबंधी रुझान को बताता है। सूर्य पिता का कारक होता है, वही सूर्य जातक को मिलने वाली तरक्की उसके प्रभाव क्षेत्र का कारक होता है। ऐसे में सूर्य के साथ यदि राहु जैसा पाप ग्रह हो जाए मतलब पाप ग्रह आ जाए सूर्य के साथ तो ये ग्रहण योग बन जाता है। अर्थात सूर्य की दीप्ति पर राहु की छाया पड़ जाती है
ऐसे में जातक के पिता को मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। जातक भी भाग्योदय में बाधा आने लगती है। उसे कार्य क्षेत्र में विविध संकटों का सामना करना पड़ता है। जब सूर्य और राहु का योग नवम भाव में होता है तो इसे पितृदोष कहा जाता है। सूर्य और राहु की युति जिस भाव में भी हो उस भाव के फलों को नष्ट ही करती है और जातक की उन्नति में सतत बाधा डालती है। विशेषकर यदि ये दोनों की युति, राहु और सूर्य की युति चौथे, पांचवें, 10वें पहले भाव में हो तो जातक का सारा जीवन संघर्षमय तथा कष्टमय रहता है। सूर्य प्रगति प्रसिद्धि का कारक है और राहु केतु की छाया प्रगति को रोक देती है। अतः ये युति किसी भी भाव में हो मुश्किलें पैदा ही करती है। अब मैं आपको बताता हूँ इसके लिए उपाय क्या है। तो पितृदोष के बारे में पूर्व जन्म के पापों के कारण या पितरों के शाप के कारण ये दोष कुंडली में प्रकट होता है। अतः इसका निवारण पितृपक्ष में शास्त्रोक्त विधि से किया जाता है। मैं उपाय बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ। तो प्रत्येक अमावस्या को एक ब्राह्मण को भोजन कराने व दक्षिणा वस्त्र भेंट करने से पितृदोष कम होता है। प्रत्येक अमावस्या को कंटे की धुनी लगाकर उसमें खीर का भोग लगाकर दक्षिण दिशा में पितरों का आह्वान करने व उनसे अपने कर्मों के लिए क्षमा याचना करने से भी लाभ मिलता है। पिता का आदर करने से, उनके चरण स्पर्श करने से, पिता तुल्य सभी मनुष्य को आदर देने से सूर्य मजबूत होता है। सूर्योदय के समय किसी आसन पर खड़े होकर सूर्य को निहारने, उससे शक्ति देने की प्रार्थना करने और गायत्री मंत्र का जाप करने से भी सूर्य मजबूत होता है। सूर्य को मजबूत करने के लिए माणिक रत्न भी पहनते हैं, मगर ये कुंडली में सूर्य की स्थिति पर निर्भर करता है कि ये जो रत्न है ये पहनना चाहिए कि नहीं चाहिए। ये तय है कि पितृदोष होने से जातक को श्रम अधिक करना पड़ता है, फल कम व देर से ही मिलता है। अतः इस हेतु मानसिक तैयारी करना व परिश्रम करने की आदत डालना श्रेयस्कर रहता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।